नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई गई वीडियो से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये 9वां पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। आपका ये 9वां पेपर है कला शिक्षा का। किसका है? कला शिक्षा का है। और साथियों, इस पेपर के अंतर्गत आपका जो पूर्णांक रहेगा 30 नंबर का रहेगा। पहली चीज़ तो याद रखें, 30 नंबर का पूर्णांक है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाने हैं। और 12 नंबर लाएंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। पास होने के लिए कितना चाहिए? इसमें 12 नंबर चाहिए इसमें साथियों। अगर 12 से कम आ गए तो आप लोग क्या हो जाएंगे? फेल हो जाओगे। यानी 40% निकालना है आपको 30 नंबर का। जब 30 का आप लोग 40 निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 नंबर आपको चाहिए। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी 5 यूनिट है इसके अंतर्गत। तो आप लोग एक बार क्लासिफिकेशन सुन लीजिएगा। पहली और दूसरी यूनिट, जो ये 2 यूनिट है, ये 5-5 नंबर की, यानी टोटल कितने हो गए? 10 नंबर। उसके बाद यूनिट नंबर 2 और 3, ये कितने नंबर की हैं? 8-8 नंबर की, यानी कितने हो गए? 16 नंबर हो गए। उसके बाद अपनी रहती है तीसरी और चौथी अपनी 8-8 नंबर की है। और 5वीं यूनिट जो है आपकी 4 नंबर की है। तो इस तरीके से टोटल आपके 30 नंबर होते हैं। और आप लोगों को मैं पहली यूनिट पढ़ा रहा हूँ, और इसकी मैं 5 वीडियो बनाऊंगा। यूनिट 1 की अलग से, यूनिट 2 की, यूनिट 3 की, यूनिट 4 की, यूनिट 5 की, और प्लस एक मॉडल पेपर। ठीक है ना? आप सभी लोग देखेंगे पांचों यूनिट्स को, और इनकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा बस एक बार, ठीक है? और टेलीग्राम पर सतर्क रहिएगा। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं व्हाट्सअप ग्रुप दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट है और 9वां पेपर का। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा एक बार। देखिए, आप लोग ये मत मानिएगा कि ये पेपर नॉर्मल होगा। 30 नंबर का है, लेकिन आपको 12 नंबर लाने बहुत कठिन हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे आसानी से 12 नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। कभी कभी आप लोग पढ़ने में बहुत कमजोरियां कर देते हो, और उसकी वजह से आप लोग क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो, या फिर आपका पेपर बैक लग जाता है। चलिए पहले शुरुआत कर देते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की कला माध्यम है। तो ये प्रश्न पूछा गया 2018 में। कला किसका माध्यम है? रचना एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे मैं बड़े प्रश्नों को मुख्य मुख्य बताऊंगा, बाद में आप लोग चिंता मत कीजिएगा। एक बार आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न 2 ही आएंगे, केवल 2 ही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। अब ये पता नहीं कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए आप लोग इन 5 यूनिट्स के सभी ऑब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करके जाएंगे, और मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है, ये कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। याद रखना, मैथिली शरण हमारे राष्ट्र कवि है, ठीक है ना? भारत के राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना? उन्हीं का कथन है। उसके बाद अगला कथन है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार कला जो है दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है? यानी दमित वासना जो होती है उनका उभरा हुआ रूप क्या है? कला है। तो ये सिगमंड फ्राइड का कथन है। किसका है? सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम था, ठीक है? जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड आप लोग याद रखना, इन्होंने ये अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने दमित वासनाओं का उभरा हुआ जो रूप था वही इन्होंने दिया था, ठीक है? इन्होंने विश्लेषणात्मक शैक्षिक सिद्धांत दिया था, ठीक है? उसके बाद अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार मन में उठी हुई वासनाओं की अनुभूति को ही किसी माध्यम के द्वारा हृदय तक पहुंचा देना ही कला है? तो याद रखना आप लोग, आंसर हो जाएगा इसका टॉल्स्टॉय। क्या है? टॉल्स्टॉय, राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कला की महत्ता का ज्ञान भावों की सफल अभिव्यक्ति और कलाकार के मन पर पड़े हुए प्रभावों का सफलता पूर्वक प्रेषण है या संप्रेषण है? ये धारणा किसके? ये भी टॉल्स्टॉय की। तो 2 परिभाषा आपके टॉल्स्टॉय की याद रखना चाहिए आपको, ओके? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सृजनात्मकता, सृजनात्मकता प्रक्रिया। सृजनात्मक प्रक्रिया में रूप का साक्षात्कार किससे होता है? तो याद रखना, निरीक्षण से पूछा जा सकता है आपसे कि सृजनात्मक प्रक्रिया में जो रूप का साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो किससे होता है? निरीक्षण से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है। अगला क्वेश्चन है, और मानसिक प्रक्रियाओं का जो मानसिक क्रिया उसका मूल स्रोत क्या है सृजनात्मक प्रक्रिया में? तो याद रखना, अनुभूतियाँ हैं। क्या है? अनुभूतियाँ, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। और मोस्ट क्वेश्चन है कि क्रौचे ने किस कला का जनक किसको कहा है? क्रौचे के महोदय के अनुसार कला का जनक किसको माना गया है? अनुभूति को ही माना गया है साथियों। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रख लेना इसको।
उसके बाद वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है कामसूत्र के अंतर्गत वात्स्यायन के। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ललित विस्तार में कितनी कलाओं की चर्चा मिलती है? तो याद रखना, ललित कला में कितनी कला मिलती है? 86 कला मिलती है साथियों। कितनी? 86 कला मिलती है। उसके बाद और अरस्तु के अनुसार कला के कितने भेद हैं? तो 3 आपको याद रखना। कितने भेद हैं? 3 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है? कला विहीन व्यक्ति जो है, या जिस व्यक्ति के पास कोई कला नहीं है, उसको किसने माना है कि वो मृत्यु के समान है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ऐसा कथन। याद रखना, एक बार रिवीजन करेंगे, मजा आ जाएगा। आप लोग 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन करके चले जाएंगे 5 यूनिटों का। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कहीं से भी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कलाओं का संबंध सभ्यता के क्रमिक विकास और लौकिक जीवन से है? राइट आंसर होगा इसका उपयोगी कलाओं से। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। किन कलाओं का सार सृजन है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि किन कलाओं का सार सृजन है? तो याद रखना आपको, ललित कलाओं का सार क्या है? सृजन है। ललित कलाओं का संबंध किससे है? तो इन सभी से ललित कलाओं का संबंध है सौंदर्य बोध से, सांस्कृतिक विकास से और आध्यात्मिकता चेतना से। अगला क्वेश्चन है कि कलाएं मानव को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो साथियों प्लेटो का है। प्लेटो का कथन है ये कि कलाएं जो होती है मानव को क्या बनाती है? शिक्षित और सुसंस्कृत बनाती हैं। प्लेटो ने कहा था ऐसा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता कला में प्रधानता किसकी होती है? कल्पना शक्ति की होती है। साथियों प्रश्न पूछा गया है कि सृजनात्मकता कला में प्रधानता किसकी होती है? कल्पना शक्ति की होती है। हाँ, ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अपना प्रश्न अब आते हैं, कला क्या है? तो पहला प्रश्न तो यही भाई, कला क्या चीज़ होती है? कला होती है वो मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति होती है। और कला की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है? कला है। कल्पना की जो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है उसी का नाम कला है। और कल्पना के आधार पर ही व्यक्ति जो होता है अपनी अभिव्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से या विभिन्न माध्यमों के द्वारा हो सकती है अभिव्यक्ति कल्पना। और यह अभिव्यक्ति जिस भी प्रकार की हो वह कला के अंतर्गत स्थान रखती है। मैंने आपको टॉलस्टॉय की बताई दी, आपको परिभाषा आपको याद रख के जाना है। टॉलस्टॉय के अनुसार क्या होती है कि अपने मन में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, वर्ण, शब्द आदि के सारे दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना क्या है? हमारी कला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, सौंदर्य बोध का अर्थ क्या है? कि तो किसी वस्तु, कृति या प्राणी का वह गुण जो वर्ण, आकार और रेखा जैसे रूप तत्वों, लय, अनुपात जैसे गुणों से प्रभावित हो और व्यवहार में मनोवृद्धि के बल पर केंद्रीय या इंद्रिय तरीके से या फिर मानसिक प्रसन्नता और ज्ञानवर्धन संतृप्ति है उसका अनुभव कराती, वही आपकी क्या है? सौंदर्य बोधता है। और इसके स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो भैया सौंदर्य बोध का स्रोत क्या है? प्रकृति। इतना याद रख लेना, जिसमें नदी, पहाड़, आकाश, तारे सब कुछ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लीजिएगा, अपनी जो सभी कलाएं उनका मूल स्रोत क्या है? हमारा सृजन है। मैंने आपको बता दिया है, सृजन का आवेगी क्या है? हमारा कलाओं का मूल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता कला से क्या तात्पर्य है? तो भैया वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का निर्माण होता है और सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती है। सृजन की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल पहचान है और आत्म अभिव्यक्ति उसकी अहम जरूरत होती है। इसी प्रवृत्ति और आवश्यकता ने कला को जन्म दिया है। सृजनात्मकता कला के दौरान जो सौंदर्य का तत्व उपजता है वह मनुष्य का मौलिक और आंतरिक अभिव्यक्ति है या व्यक्तित्व कहलाता है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य को प्रकट करता है और अपने जीवन में वातावरण को सुंदर बनाता है। इस प्रकार सृजनात्मकता कला मनुष्य के जीवन को व्यक्तित्व पूर्ण बना देती है। क्लियर? याद रख लेना इसको आप बिल्कुल कंठस्थ। चलिए अब आपको याद रखना है कि सृजनात्मक प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। आपसे बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है ये, और छोटा भी पूछा जा सकता है कि सृजनात्मक प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। तो याद रखना, निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, अनुभूति और ग्रहण करने की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया और सृजनात्मक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति। ठीक है ना? सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, ये 4 आपको याद रखने, 4 चरण हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। चलिए अब आपको बात करना है भाई, आगे प्रश्न है कल्पना और यथार्थ में क्या अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कल्पना और यथार्थ में क्या अंतर है। तो भैया कल्पना जो होती है वह एक शक्ति होती है जो अनुभूति और ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क में प्रभाव डालती है, जबकि यथार्थता वास्तविकता को प्रकट करने वाली शक्ति होती है। कल्पना के लिए हमें संवेदना आवश्यक है, जबकि भैया यथार्थता के लिए संवेदना की आवश्यकता नहीं है। कल्पना को यथार्थ रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जबकि यथार्थ को कल्पना के रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता।
कल्पना जो होती है संवेदना और बुद्धि के मध्य में स्थित होती है, जबकि यथार्थता डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है, हमारी बुद्धि से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न हमारा आता है, उपयोगी कलाएं क्या है भैया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करके जाना है। उपयोगी कलाएं किसको कहते हैं और उपयोगी कला की दो विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उपयोगी कलाओं की सबसे पहले हम परिभाषा ज्ञात करते हैं। किस तरीके से परिभाषा आपको लिखनी है कि वह कला जिसके द्वारा हम उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो सीधे सीधे व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति करती है, उनसे जुड़ी होती है, उपयोगी कला कहलाती है। जैसे इसमें सुथारी, लोहारी, स्वर्णकारी, भवन निर्माण, वस्त्र विन्यास, डिजाइनिंग, रंगाई छपाई वाले कार्य आते हैं। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करती है, ठीक है ना, और उपयोगिता पर बल देती है। इसका आकार स्पष्ट होता है और इसमें सारे का अभिव्यक्ति होती है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है या संस्कृति क्या है? तो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ सम प्लस, देखो सम प्लस क्रय प्लस ती, इन तीन शब्दों से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या है इसका? सम्यक रूप से अलंकृत बनावट या सम्यक रूप से अलंकृत रूप क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। अर्थात अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ, अच्छी तरीके से संस्कारित किया हुआ या सुसज्जित किया हुआ संस्कृति कहलाती है। और संस्कृति को साथियों इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। और ये ज्ञान, ये विचार जो होता है, ज्ञान, भावना, प्रथा और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है और ये सीधे सीधे हमारे संस्कारों से जुड़ा होता है। क्लियर? आपको आना चाहिए, ये दोनों प्रश्न एक ही है। चलिए आगे बात करते हैं, संस्कृति की मौन भाषा क्या है या कला संस्कृति का अंग क्या है? तो साथियों कला संस्कृति का एक अंग होकर के उसकी वाहिका भी है। उसकी क्या है? वाहिका भी है। किसकी? कला संस्कृति, मौन भाषा की, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कला संस्कृति की मौन भाषा भी है। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों याद रख लेना। अगला प्रश्न है, ये लीजिए, अरस्तु के अनुसार जो कला के भेद बताए गए थे साथियों, तीन भेद बताए गए थे, वो कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा ललित कला जो आनंद लेने वाली कला होती है। दूसरा है आचरण कला जिसमें चरित्र निर्माण करती है। और उपयोगी कला तीसरी है जिसमें कौशल की प्रधानता होती है। तो तीनों याद रखना, ललित कला, आचरण कला और उपयोगी कला। चलिए अगला प्रश्न दो बार पूछा गया साथियों, 38वां क्वेश्चन की कला शिक्षा का गणित से क्या संबंध है या उसके से संबंध को समझाइए। 15 और 18 लगातार दो बार पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं इस प्रश्न को कि कला शिक्षा का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो रेखा चित्र से हुआ है, ठीक है ना, ज्योमेट्री से हुआ है। और विकास होते होते धरातल की रचना के निर्माण में से यह आकार में परिवर्तित हो गई। अतः रेखा, धरातल और आकार आज की कला के प्रमाण युक्त तत्व हैं और अनुपात का अनुमान और धरातल की माप का आधार एकमात्र गणित हो सकता है। रेखा गणित प्रावैधिक काल की ही एक रूप, विकसित रूप होता है। और वास्तव में अगर बात करें हम तो गणित में माप, गिनती और आकार इसके प्रमुख तत्व होते हैं। त्रिआयामी और द्विआयामी आकृतियां बनाने के लिए हमको क्षेत्र, स्थान, लंबाई आदि का अनुभव भी प्राप्त करवाती है कौन सी? कला। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा जी, कला शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, कला की अगर बात करते हैं तो कला शब्द का शाब्दिक अर्थ है कल धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल और सुख देने वाला। सांस्कृतिक साहित्य की कला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है और अंग्रेजी में कला को क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से हुई है। किससे हुई है? आर्ट्स से आर्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका शिल्प क्या होता है? क्राफ्ट बोलते हैं, या फिर अथवा निपुणता विशेष से है। जिस व्यक्ति चीज़ में निपुणता होती है, कोई विशेषता होती है, कोई शिल्पता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? क्राफ्ट कहलाती है, वही हमारी कला कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कला की कई परिभाषाएं आप लोगों को याद रखनी है। मैंने आपको बता भी दिया है कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति को कला कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति को भी या अनुभूति को भी अभिव्यक्त करता है। और टॉलस्टॉय की मैंने आपको बताई दी। क्लियर? कला की अद्वितीय विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो, एक तो विशेषता कौन कौन सी है? स्व अभिव्यक्ति होती है, सक्रिय सहभागिता होती है, कल्पनाशीलता होती है, मन एवं शरीर का संबंध होता है और समूह गत्यात्मकता होती है। क्लियर? और आगे बात करते हैं तो समूह की भावना का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास, सामाजिक संयोजन विकास और सहनशीलता और धैर्य, स्थिरता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, कला आत्म प्रकटन क्या है या कला में आत्म प्रकटन का क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको याद करके जाना है।
मैं आपको ज़्यादा अगर पढ़ा दूंगा यहाँ पर इस तरीके से तो प्रत्येक वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन पीडीएफओं को पढ़ें साथ ही ज़्यादा। मुझे इसका फ़ायदा नहीं है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो ही देखें, केवल उनको देख लें कि मुख्य मुख्य प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत कौन कौन से लगाए हैं। और मैंने पीडीएफ आपको डाल दी है, पहले वीडियो में देखना है प्रश्न कौन कौन से टच करने हैं, उसके बाद मैंने पीडीएफ में टच नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को वीडियो देखना है। वीडियो में कौन कौन से प्रश्न मैंने मुख्य बताए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग पीडीएफ के माध्यम से अपनी सीरीज के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पढ़ तो आप लोग पहले भी सकते थे साथियों, लेकिन मुख्य मुख्य प्रश्न आपको बता रहा हूँ। ललित कला और उपयोगी कला में क्या अंतर है, ठीक है ना। ललित कला और उपयोगी कला में क्या अंतर है, याद रखना, प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ललित कला का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास और भावों की सौंदर्यात्मकता से होता है। ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती हैं। ललित कला मनुष्य के जीवन को आनंद में बनाती है और ललित कला मनुष्य को ऐसी स्थिति पैदा करती है जो परम सत्य और परमानंद की स्थिति कही जाती है। उपयोगी कलाओं की बात करें तो उपयोगी कला का संबंध सभ्यता के क्रमिक विकास और लौकिक जीवन से होता है। उपयोगी कलाएं हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उपयोगी कलाएं जो होती है मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती हैं। उपयोगी कलाओं का जो व्यवहार है पूर्णतः व्यवसाय का होता है। तो ये आपको याद रख के आगे बात करते हैं। अवलोकन करते समय कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सावधानी रखनी चाहिए, तो अवलोकन ध्यानपूर्वक शांत माहौल में करें, मंच से क्रमिक दूरी बनाकर रखें, निश्चित दूरी। उसके बाद प्रदर्शित चित्र शिल्प कलाकृतियों को नहीं छुएं। अवलोकन करते समय अवलोकनकर्ता के तटस्थ रहें। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, मैंने सृजनात्मकता का अर्थ आपको बता ही दिया है। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ले लीजिए, कला शिक्षा के जरिए व्यक्ति के चरित्र, सौंदर्य बोध और सामाजिक बोध का विकास किस प्रकार होता है। और आपको याद करके जाना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, अगर आप लोग इस प्रश्न को नहीं पढ़ के गए तो मामला खराब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। संस्कृति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। संस्कृति और सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। संस्कृति और सभ्यता पर क्या लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है, मतलब एक विस्तार से निबंध लिखना है। इन दोनों में अंतर आपको बताना है कि सभ्यता और संस्कृति होती क्या चीज़ है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिट नंबर 1 आपको याद रखना, 5 नंबर की आएगी, लेकिन पता नहीं कौन सा प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं आपको उन मुख्य मुख्य प्रश्नों को बता रहा हूँ कि आप लोग याद करके चले जाएं। चलिए ये लीजिए, और अच्छा प्रश्न है कि भारतीय कला को संस्कृति का सेतु क्यों कहा जाता है। और अब तक का सबसे मोस्ट प्रश्न है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में यही मिलेगा कि भारतीय कलाओं को संस्कृति का सेतु क्यों कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, याद करके जाना है इसको। तो आप लोग बिल्कुल भी कतई कमी नहीं छोड़नी है पढ़ने में, ठीक है ना। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ललित कला और उनके बारे में आपको बता ही दिया है ना, उपयोगी कलाएं कौन कौन सी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सृजनात्मकता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सृजनात्मकता अगर बड़े प्रश्न पूछा जाएगा तो ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्लियर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत हैं। दैनिक जीवन में कला के क्या उपयोग है भैया, दैनिक जीवन में कला के क्या उपयोग है। 2 बार प्रश्न पूछ लिया, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है कला के, तो आपको याद रखना है कला के बहुत सारे उपयोग हैं दैनिक जीवन में। छोटा सा प्रश्न है, आपको याद रख लेना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कला शिक्षा के अंतर्गत अन्य विषयों का सहसंबंध को वर्णित कीजिएगा। प्रश्न 2017 में आया हुआ है कि कला शिक्षा का जो अन्य विषयों से संबंध है उसको भी आपको बताना है। प्रश्न काफ़ी तरीके से, जैसे कला और विज्ञान में क्या संबंध है, क्लियर। उसके बाद आपसे पूछेगा कला और इतिहास में क्या संबंध है। उसके बाद अगली विषय आती है हमारी कि कला और भूगोल में क्या संबंध है। तो अन्य विषयों के सापेक्ष भी आप लोग इसको संबंध बता सकते हैं। कला और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, ठीक है ना। उसके बाद कला और मैथमेटिक्स में क्या अंतर है, क्या संबंध है, और कलाओं का अन्य भाषाओं के साथ में भी क्या संबंध है, से संबंध आपको लिख के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए तो यहाँ पर अपनी ये पहली यूनिट कंप्लीट होती है। जो मैंने मुख्य प्रश्न बताए हैं यूनिट नंबर 1 से आप लोग इस वीडियो में देख के और अपनी पीडीएफ में टच कर लीजिएगा और अपनी सीरीज़ में भी टच कर लीजिएगा। सीरीज़ आप लोगों के सबके पास है साथियों, लेकिन उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मुझे केवल व्यूज़ कमाने हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, ठीक है ना। आप लोग ये मान लीजिएगा, सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और अपनी हेल्प की तरफ मेरा ध्यान है पूरी तरीके से, वरना मुझे टाइम तो इतना नहीं मिलता। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ रीट लेवल 1 की, तो मैं साथियों आप लोगों के हित के लिए काम कर रहा हूँ कि आप सभी साथी कोई भी फेल ना हो और आप लोग अगले वर्ष में उत्तीर्ण हो जाए।
अपने नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाए। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेकंड पार्ट में यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और मैं सेकंड ईयर में भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।